हो गया। अब हम लोग जो है केस पे आते हैं, है ना। जो इसका उल्लेख था, है ना, इसमें देखो पहला जो केस है शंकरी प्रसाद ठीक है वर्सेस जो है भारत सरकार। वर्सेस भारत संघ, ठीक है। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951। ठीक है। अब इस केस में जो है पहली बार जो है चुनौती दिया गया, ठीक है। चुनौती किसका था? जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, ये केस भी 1951 में किया है, ठीक है। तो इस केस में जो है ये चुनौती दिया गया, क्या जो है संविधान में संसद को कहीं भी संशोधन करने की शक्ति है? चूँकि इस तरीके का संशोधन किया गया, तो क्या इस तरीके का संशोधन या संविधान में कहीं भी संशोधन इस तरीके से हो सकता है 368 के तहत? ये चैलेंज किया गया था, यह प्रथम संविधान संशोधन का। क्लियर? इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया कि जो है संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है। इसमें जो है निर्णय दिया कि जो है संविधान जो है संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मतलब अर्थात क्या हुआ? अर्थात फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकते हैं। क्लियर? बोला गया कि भाई जो 300 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 368 है, ये जो है संसद को कहीं भी अमेंडमेंट करने का जो है, संसद को जो है कहीं भी अमेंडमेंट या संशोधन करने का जो है ये क्या करता है? पावर देता है, शक्ति देता है। मतलब जो चैलेंज किया गया था इस संविधान संशोधन का कि जो है ये ऐसा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, उस चैलेंज को जो है ऐसा इसके खिलाफ जो है किया गया था। शंकरी प्रसाद जो है व्यक्ति थे जिन्होंने चैलेंज किया था और पूछा था कि क्या संसद को पावर है कि वो कहीं भी संशोधन कर सकता है, फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, संसद कहीं भी संशोधन कर सकता है। ठीक है। 368 में संशोधन की प्रक्रिया दिया हुआ है और आर्टिकल 368 के तहत जो है पार्लियामेंट कहीं भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है। तो पहला केस में क्लियर हो गया कि संसद को पावर है कि वो कहीं भी संशोधन कर सकता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। ये पहला केस था जहाँ पे जो है संशोधन का करने का जो है बात किया गया था। दूसरा जो केस आया वो केस आया सज्जन सिंह का। ठीक है, ये शंकरी प्रसाद था। दूसरा केस आया सज्जन सिंह का। ठीक है। दूसरा केस बोला जाता है कि सज्जन सिंह बनाम जो है वर्सेस राजस्थान राज्य, वर्सेस
राजस्थान राज्य, ठीक है। और ये केस आया था 1965 में, ये केस आया था 1965 में, ठीक है। अब इस केस में फिर से जो है यही सवाल आया, यही सवाल आया इस केस में कि क्या संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो पहले का जो फैसला था 1951 में, जो ये शंकरी प्रसाद में जो निर्णय दिया गया था, इसी निर्णय को यहाँ पे जो है निर्णय को इसी निर्णय को जो है रखा गया, मतलब या प्रूव किया गया, इसी निर्णय को जो है प्रूव्ड कर दिया गया। मतलब जो है जो पहला जो निर्णय आया था उसी निर्णय में जो है बोला कि जो है संसद संविधान के किसी भी हिस्से में जो है संशोधन करने के कर सकती है। मतलब जो पहला निर्णय आया था इसी निर्णय को जो है इस निर्णय में बोला गया कि जो निर्णय दिया गया वो निर्णय सही है, और जो है संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है। किसी भी भाग में जो है संशोधन कर सकता है। क्लियर। तो ये दो केस आया, पहला केस शंकरी प्रसाद, दूसरा केस सज्जद सिंह। ये दो केस में जो है कोई डाउट नहीं हुआ, मतलब इस दो केस में जो है स्पष्ट कर दिया कि संविधान में जो है संसद कहीं भी संशोधन कर सकता है, किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। फंडामेंटल राइट में भी संशोधन किया जा सकता है। और जो है जब संशोधन किया जा सकता है तो सिंपल से बात था कि प्रथम संविधान संशोधन को जो है इसने स्पष्ट कर दिया कि जो है वो सही किया गया है। क्लियर। यहाँ तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम आता है इसके बाद का केस में, ठीक है। ये हो गया ना, उसको उतारो। हो गया। हो गया, ठीक है। अभी तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं था। दोनों केस में जो है स्पष्ट कर दिया गया कि जो 300 आर्टिकल जो 368 है, आर्टिकल जो 368 है, ये जो है इसके तहत जो है संसद संविधान के किसी भी भाग में
संविधान के किसी भी भाग में जो है, किसी भी भाग में संशोधन क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। क्लियर? यहाँ तक कोई क्लियर नहीं, कोई डाउट नहीं है। दोनों केस में था कि संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है संसद, चाहे जो है वो मूल अधिकारी हो चाहे कोई भी अधिकार हो। ठीक है। तीसरा केस आता है जहाँ पे जो है पंगा फंसता है। ये केस था गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। गोलकनाथ वर्सेस जो है पंजाब राज्य 1967 में। ठीक है। ये जो है, ये जो केस है, इस केस में जो है पहली बार जो है मामला पलट गया, पहली बार जो है मामला पलट गया। मतलब जो 1965 में जो सज्जन सिंह केस में जो निर्णय दिया गया था, इस निर्णय को जो है, इस निर्णय को पलट दिया गया। मतलब जो पूर्व में दिया गया निर्णय था उसको पलट दिया, क्योंकि उससे बड़ा बेंच इसमें बैठा था गोलकनाथ में। ठीक है। पूर्व में जो दिया गया निर्णय था, इस निर्णय में पलट दिया गया और बोला गया कि जो है संसद जो है संविधान के सभी भागों में संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है। मतलब बोला गया कि जो है संसद जो है संविधान के सभी भागों में संशोधन नहीं कर सकती। इसका दो आधार बताया। एक आधार बताया आर्टिकल 13, एक आधार बताया गया कि आर्टिकल 13 बोलता है कि जो है फंडामेंटल राइट में जो है संशोधन कोई भी विधि बना के नहीं किया जा सकता है, कोई भी विधि बनाकर नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे बोला गया कि जो है आर्टिकल 13 में बोला गया है कि जो है कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करे, कम करे या उसको समाप्त करे, वैसा विधि क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब कोई भी विधि अगर बनाया जाएगा, वैसा विधि जो उल्लंघन करता हो फंडामेंटल राइट का, या उसको कम करता हो या उसको कुछ सीमा तक जो है ख़त्म करता हो, तो वैसी स्थिति में जो है जो विधि बनाया जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। मतलब जो संशोधन भी किया जाएगा वो संशोधन क्या होगा, रद्द हो जाएगा। तो बोला गया कि नहीं, क्योंकि आर्टिकल 13 सिंपल सा बात बोलता है कि कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करने वाला हो उसको अगर बनाया जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा। तो ये बाउंडेशन बताता है, आर्टिकल 13 जो है वो बाउंडेशन बताता है कि संविधान के आप सभी भाग में कानून नहीं बना सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? नहीं बना सकते हैं, पहला पार्ट। दूसरा बताया
आर्टिकल 368। दूसरा बताया 368, बोला कि 368 जो है ये जो दिया हुआ है संशोधन से संबंधित जो है, ये संसद को पावर नहीं देता है, ये संसद के शक्ति को नहीं बताता है, समझ में? ये सिर्फ ओनली जो है ये क्या बताता, प्रोसेस बताता है, प्रक्रिया। मतलब 368 जो है, जो अभी तक बोला जा रहा था कि 368 में जो है संसद को शक्ति मिलता है, वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, ये शक्ति मिलता है को कहीं भी संशोधन कर सकता है। लेकिन यहाँ इस केस में, गोलकनाथ केस में बोला गया कि 368 क्या है, ये शक्ति नहीं बताता है, ये क्या बताता है, प्रक्रिया बताता है। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया कि 368 क्या है, ये संसद को जो है ये शक्ति नहीं बताता है कि संसद को शक्ति है कि कहाँ कहाँ जो है वो संशोधन कर सकता है। ठीक है, नहीं बताता है। ये 368 क्या है, ये जो है संसद को क्या करता है, ये प्रक्रिया बताता है, प्रोसेस, कि जो है किस तरीके से संशोधन किया जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया बताता है। जैसे यहाँ पे हम बताया ना, साधारण बहुमत से 368 में दिया हुआ है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत प्लस जो है राज्यों का 50% जो है विधानसभा का समर्थन। समझ में? तो ये क्या बता रहा है, ये पावर कहाँ बता रहा है, मतलब ये तो प्रक्रिया बता रहा है कि जो है किस तरीके से जो है पार्लियामेंट जो है संशोधन कर सकता है। ये तो बता ही नहीं रहा है कि भाई आप कहाँ कीजिएगा, ये तो बोल नहीं रहा है। इसलिए जो है आर्टिकल 368 का रेफरेंस और आर्टिकल 13 का रेफरेंस दिया। इन दो आर्टिकल्स के आधार पर उसने बोला कि जो है पार्लियामेंट को संविधान के सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, खासकर जो है फंडामेंटल राइट में। अब तो क्या हुआ, सरकार को जो है बाउंडेशन दे दिया गया कि सरकार जो है अब जो है स्पेशली पार्लियामेंट जो है अब सारे संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर? अभी क्या हुआ कि जो है यहाँ तक जो है निपट गया। अब पहले का फैसला जो चला आ रहा था अब वो पलट गया। मतलब है कि अगर कोई ऐसा संशोधन आता है जो उल्लंघन करने वाला हो तो उसको रद्द किया जा सकता है, मतलब सब जगह संशोधन नहीं हो सकता है। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक सबको? आ गया? आया? चलो आ गया। इधर चेहरा डाउन लग रहा है क्या? ये तो सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जो है संशोधन कैसे कितने तरह से कर सकते हैं। तो साधारण बहुमत से कर सकते हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का विधान जो सभा है, विधान परिषद है, विधानसभा है, वहाँ से जो है समर्थन चाहिए। ये तो दिया, पिछला क्लास नहीं पढ़ा था ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। पिछला क्लास में बताया मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? क्लियर हो गया ना? चलो अब यहाँ पे आ गया जो है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967। अब चूंकि उसने रोक लगा दिया और बाउंडेशन बता दिया कि जो है बाउंडेशन है, तो सरकार ने क्या किया, एक संविधान संशोधन किया, उसको बोलते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971।
ठीक है। 24वां संविधान संशोधन जो है 1971 बनाया गया और इसमें बोला गया कि जो गोलकनाथ का जो निर्णय जो दिया गया था उस निर्णय को जो है सीज करने के लिए लाया गया था। मतलब उसको जो है उस निर्णय को जो है प्रभावी नहीं हो, अप्रभावी हो। क्लियर। तो बोला जाता है कि जो है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया जिसने संविधान के अनुच्छेद 368 में एक प्रावधान पेश किया गया जिसमें कहा गया कि संसद के पास किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति है। मतलब संविधान में कहीं भी जो है संशोधन करने की शक्ति जो है इसमें है। मतलब इसमें जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया। इसमें जो है पहला क्या है, गोलकनाथ केस के निर्णय को अप्रभावी बना दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आर्टिकल जो है 368 में जो है इसमें क्लाउज जो है 4 जो है जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया और बोला गया कि जो है संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है उस मामले को पलट दिया गया, जो गोलकनाथ में निर्णय आया था उसको सीज कर दिया गया और इसमें लाया गया कि जो है कहीं भी जो है संविधान के किसी भी भाग में जो है संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। 368 में जो है संशोधन करके डेट डाल दिया गया कि पार्लियामेंट को कहीं भी जो है पावर है संविधान में संशोधन करने, स्पेशली जो है संशोधन करने का कहाँ पे, फंडामेंटल राइट में जो रोक लगाया गया था, इस फंडामेंटल राइट में जो है इसमें भी जो है संशोधन किया जा सकता है। क्लियर। इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया था 24वां संविधान संशोधन में। इसमें जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को भेजे गए सभी संविधान संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया। इसमें जो है राष्ट्रपति को जो है संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाना बाध्य कर दिया गया। ठीक है। बोला गया कि जो राष्ट्रपति जो है कि सभी संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति जो है देना अनिवार्य है। तो क्या क्या चीज़ हुआ, पहला हुआ कि जो है संसद जो है कहीं पर भी संविधान में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट में भी। और संविधान तो फंडामेंटल राइट में अगर संशोधन कर सकती है तो इसका मतलब था कि संविधान संशोधन को विधि नहीं माना गया। जो आर्टिकल 13 में दिया गया था कि कोई भी विधि बनाया जाएगा वो क्या होगा, अप्रभावी हो जाएगा। तो संविधान संशोधन को यहाँ पे विधि के रूप में मान्यता नहीं दिया गया। मतलब संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए जो है संविधान संशोधन को जो है ये रखा गया, कोई भी संविधान संशोधन जो है किया जाएगा वो फंडामेंटल राइट में भी अगर है तो उसको भी किया जा सकता है। ठीक है। उसको भी किया जा सकता है संविधान संशोधन को।
और जो है वो संविधान का जो है संविधान में जो है जो 368 है आर्टिकल, उसमें जो है ये प्रोविज़न कर दिया गया कि फंडामेंटल राइट में भी संशोधन हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, गतिरोध। न्यायपालिका ने जो है न्यायपालिका ने ये केस दिया और विधायिका ने जो है 24वां संविधान संशोधन बना दिया। मतलब इसके फैसले को यहाँ पे सीज कर दिया गया, जो निर्णय दिया गया उसको उलट दिया गया। तो न्यायपालिका और विधायिका के बीच में क्या हुआ, गतिरोध हो गया ना, हो गया ना गतिरोध। ये निर्णय दिया कुछ और उस निर्णय को जो है अप्रभावी बना दिया 24वां संविधान संशोधन। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी दिल्ली सरकार, दिल्ली और जो है केंद्र सरकार दोनों के बीच में विवाद चल रहा था कि दिल्ली को जो है पावर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है कि नहीं है, या फिर दिल्ली सरकार सिर्फ जो है ऐसे ही है, या उसको कुछ पावर है कि नहीं है, या हर चीज़ जो है गवर्नर से पूछ के ही, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उससे पूछ के ही किया जाएगा। क्लियर। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें डिसीजन दिया कि नहीं, चूँकि दिल्ली सरकार क्या है, एक जनप्रतिनिधित्व के द्वारा चुना हुआ सरकार है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा कि उसको भी अधिकार कुछ है, और उसने बोला कि जो है प्रशासनिक और पुलिस इन मामलों को छोड़कर सारे जो विभाग हैं उसमें वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग या नियुक्ति कर सकता है। तो दिल्ली सरकार को अधिकार दिया गया कि वो जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह कर सकता है। ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, उस निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए दिल्ली विशेष बिल लेके आ गई संसद में। और दिल्ली विशेष बिल में जो है उस निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए नया जो है कानून लेके आ गए कि भाई जो है दिल्ली का कोई भी ट्रांसफ़र होगा, कोई भी नियुक्ति होगा, उसके लिए एक सलाहकार परिषद होगा, और उस सलाहकार परिषद में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री को रखा गया है, लेकिन उसमें ज़्यादा संख्या किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब वो चाहेंगे तो दो लोग मिलकर किसी को भी नियुक्त कर लेंगे। तब अप्रभावी कर दिया गया ना, जो डिसीजन दिया गया उसको अप्रभावी कर दिया गया। यही चीज़ यहाँ पे उस समय हुआ ना कि जो डिसीजन दिया गया और उस डिसीजन को जो है अप्रभावी कर दिया गया 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर। और ये काल किसका था, ये जो काल था 1971 का, ये किसका काल था, इंदिरा गांधी काल था। मतलब उस समय जो है न्यायपालिका के निर्णय को भी पलट दिया जाता था। इसी सब मामले में बोला जाता है कि निर्णय जो न्यायपालिका थी उसके निर्णय को भी पलट दिया जाता था। ठीक है। और स्पेशली इसलिए हो रहा था क्योंकि जो है स्पेशली जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से इंदिरा गांधी हटाना चाहती थी, समझ में। और जो प्रिवी काउंसिल्स थे, जो भी राजा महाराजा थे, उनकी संपत्ति को अधिग्रहण करना चाहती थी। लेकिन जो है आर्टिकल जो 31 था, ठीक है, वो 31 रोक रहा था, क्योंकि अगर छीन लेते, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब देसी रियासत जब शामिल हुए थे, तो उसमें जो है ये बोला गया था कि जो है उनकी जो भी उनकी प्रिवी है, जो उनके स्पेशली जो बोला जाता है कि जो राजा महाराजाओं का जो भी चीज़ें हैं उसको जो है संरक्षित रखा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी राजा महाराजा, क्योंकि मालूम होता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग उस समय जो है लगभग 600 के आसपास में जो है देसी रियासत थे, 600। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी तो उनको जो है भरोसा दिया गया था कि भाई ठीक है, आप अपना राज्य का विलय कर दीजिए संघ में, आपका जो संपत्ति है, जो भी आपका जो अधिकार है, उसको सुरक्षित रखा जाएगा। और उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है संविधान में प्रोविज़न किया गया था आर्टिकल 31 में, और संपत्ति का अधिकार रखा गया था। तो राजा महाराजाओं के पास भी जो है, चूँकि अब संविधान बने हुए बहुत लंबा समय हो गया था, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हो चुकी थी, तो ऐसे स्थिति में जो है सरकार चाहती थी कि जो भी राजा महाराजाओं के पास संपत्ति है वो देश
वो जो है राज्य को मिलना चाहिए, उसका जो है उपयोग जो है जनता के हित में किया जा सके। इसलिए जो है वो चाहती थी कि जो है संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया जाए। लेकिन तब तक जो है यहाँ पे बाउंडेशन लग गया, समझ में, बाउंडेशन लग गया। इसी कारण जो उसने क्या किया, उस निर्णय को अप्रभावी बना दिया और बोला गया कि जो है इसको जो है समाप्त कर दिया। ठीक है। अब जो है लेकिन चूंकि न्यायपालिका का निर्णय था, विधायिका उसको सीज कर दिया, है ना। अब आगे क्या होगा, तो फिर एक सज्जन लेके पहुंच गए जो ये 24वां संविधान संशोधन किया गया था, इस 24वां संविधान संशोधन को भी चैलेंज किया गया, इसको भी चैलेंज किया गया। और वो चैलेंज किसने किया, ये चैलेंज किया गया आपका जो है केशवानंद भारती वाद। इस 24वां संविधान संशोधन को चैलेंज कहाँ था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। बोला था कि अभी तक जो है सबसे बड़ा जो है, अभी तक जो सबसे बड़ा बेंच जो है इसी में बैठा है। लगभग 13 जजों का बेंच था इसमें, सबसे बड़ा बेंच, समझ में, सबसे बड़ा बेंच बैठा। ठीक है। और बोला जाता कि इस बेंच में जो है, इस बेंच में ये निर्णय लिया गया कि जो है ये निर्णय लिया गया कि जो है जो ये गतिरोध हो गया उसको कैसे तोड़ा जाए। ठीक है। और इसमें जो है इस मामले पे जो है ये निर्णय दिया गया कि इस मामले पे निर्णय दिया गया कि संसद को संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। पहला डिसीजन क्या दिया कि संविधान में कहीं भी संशोधन करने की क्या है, शक्ति है। किसको, संसद को। पार्लियामेंट जो है संविधान में कहीं भी किसी भी भाग में जो है संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। क्लियर, मतलब जो गतिरोध था उस गतिरोध में सरकार का पक्ष ले लिया। क्लियर, बहुत चालाकी से जो है इस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है खुश भी कर दिए और जो है मूर्ख भी बना दिए, दोनों काम किया गया। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसमें बोले कि सिंपल सा है कि हाँ, सरकार को, संसद को जो है कहीं भी संशोधन करने की शक्ति है। क्लियर, तो सरकार, विधायिका जो है कहीं भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। दूसरा बात बोली, लेकिन इसमें लगा दी बट, बोले मगर वो भाग संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो संविधान का
मूल संरचना है। संविधान के जो है मूल संरचना में संशोधन नहीं हो सकता है। संविधान के मूल संरचना में जो है संशोधन नहीं हो सकता है। क्लियर? मतलब पूरा अधिकार दे भी दिए, मतलब यही हालात हो गया कि चॉकलेट खाने का मन है तो ये लो, पार्ले जी ला के दिए, डेयरी मिल्क ला के दिए, है ना, और जो चॉकलेट होता, कोकोनट, सब चॉकलेट ला के दिए। बोले सारा चॉकलेट तुम खा सकते हो, है ना, सारा चॉकलेट खा सकते हो, लेकिन वो चॉकलेट नहीं खा सकते हो जिससे तुम्हारा दांत खराब हो जाए, है ना। तब तो बच्चा को पता ही नहीं है कि कौन सा चॉकलेट है जिससे दांत खराब हो जाएगा। बोला कि अच्छा ये बताइए पापा, ये कौन सा चॉकलेट है जिससे मेरा दांत खराब हो जाए? तो बोला कि ये तो हम ना बताएंगे कि कौन सा चॉकलेट नहीं खाना, कौन सा चॉकलेट खाना है। ठीक है, अभी रख दो, जब तुम खाओगे तो पूछना हमसे कि भाई ये चॉकलेट से दांत तो खराब नहीं ना होगा, खाएं कि नहीं खाएं। तो हम चेक करेंगे कि एक से दांत खराब तुम्हारा अगर होगा कि नहीं होगा। चेक करने के बाद उसको लगेगा कि हाँ ये इससे दांत खराब हो जाएगा तो आप नहीं खा सकते हो, और लगेगा कि नहीं दांत नहीं खराब हो सकता है तो खाने के लिए दे देंगे। मतलब बात तो यही हो गया कि आपको खुश किए, सारा चॉकलेट ला कर आपको दे दिए, लेकिन उस पर एक बाउंडेशन लगा दिए कि खा नहीं सकते हो। कैसे खाओगे? तो उस समय मेरे पास लेके आओगे, मेरे पास जो है आएगा तो हम चेक करेंगे कि जो है खाने लायक है या नहीं है। मतलब कि जो है ये क्या किया, संसद को संविधान में कहीं भी संशोधन करने का शक्ति दे दिया। ये सारा चॉकलेट दे दिया उसको, लो सारा पैकेट ले लो तुम, लेकिन खाओगे दांत खराब नहीं होना चाहिए। मतलब खाना सब खा सकते हो, सारा संशोधन कर सकते हो, लेकिन संविधान का मूल संरचना का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब संविधान का जो मूल ढांचा है उसका जो है उल्लंघन जो है नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब वही स्थिति है कि दांत नहीं खराब होना चाहिए। ठीक है, संविधान का मूल ढांचा को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब संविधान का मूल ढांचा को में संशोधन नहीं हो सकता, मतलब वो नहीं खा सकते वो चॉकलेट जो दांत खराब होगा। जो संविधान का मूल ढांचे को नष्ट कर रहा होगा उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बोला कि संविधान का मूल संरचना कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, संविधान में कहीं तो बताया ही नहीं गया है कि मूल संरचना क्या होगा, कहीं बताया ही नहीं गया है। तब ऐसे स्थिति में जो है जब बताया ही नहीं गया है तो ये सिद्धांत कैसे आएगा, कौन व्याख्या करेगा? तो बोला कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। हम करेंगे ना, हम करेंगे कि मूल संरचना संविधान का कौन सा पार्ट है जिस पर संविधान टिका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बोला कि व्याख्या, बोला कि जब केसेस आएगा तब हम बताएंगे कि जो है, जब मतलब खाने जाओगे तब हम बताएंगे कि जो है, अभी क्यों बताएं कि कौन सा खा सकते हो कौन सा नहीं खा सकते हो, है ना। जब आएगा खाने के लिए, जब तुम्हारा जब आओगे खाओगे तब हमसे पूछना कि ये खाने लायक है कि नहीं, दांत खराब तो नहीं होगा। तब सुप्रीम कोर्ट तब बताएगी सुप्रीम कोर्ट कि ये जो है मूल संरचना है कि नहीं है और उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर मूल संरचना है तो संशोधन नहीं होगा, और मूल संरचना नहीं है तो संशोधन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, पावर किसके पास रहा? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब वो तय करेगा कि जो है संविधान में जो संशोधन हो रहा है वो वैलिड है या इनवैलिड है। समझ में? पावर रख लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। समझ में? तो यहीं पे जो है, हाँ, यहीं पे जो है संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत आया। कौन सा केस में? 1973 के केशवानंद भारती केस में। अब बोलो। उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था। शुरुआत में जब संविधान संशोधन हुआ और केसेस गया तो वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई संशोधन कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं,
वहाँ तो कोई जो है ऑब्जेक्शन ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। ऑब्जेक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ? गोलकनाथ केस से। वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं था, तो वो 3 जजों का बेंच था, फिर 5 जजों का बेंच बैठा, फिर 7 जजों का बेंच बैठा, 9 जजों का बेंच था गोलकनाथ का। तो बड़ा, उससे बड़ा जो बेंच बैठेगा तो उसमें ज़्यादा लोगों का बहुमत आ जाता है ना। पर 9 लोग बैठे हैं तो उसमें निर्णय लिए कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है संविधान का उल्लंघन है। क्योंकि आर्टिकल 13 और 368 दोनों को अगर देखें तो उस आधार पर संविधान में जो है बाउंडेशन लगाता है कि आप नहीं कर सकते हैं, समझ में। तो फिर उसको फैसले को सीज करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया, और फिर उन दोनों के 24वां संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस में। ठीक है, तो शुरुआत में कहाँ देता, वहाँ तो सिद्धांत आया ही नहीं था, वहाँ तो स्टार्ट हुआ था। हाँ, बताया गया, बहुत सारा मामला आया है संविधान का मूल संरचना के रूप में। कई केसेस में संविधान का मूल संरचना का व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने, और आगे भी करते रहेगी, हम बताएंगे भी। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ गोलकनाथ तक हो गया। केशवानंद भारती भी हो गया। अब केशवानंद भारती केस लिख लो थोड़ा सा, उसमें कुछ पॉइंट लिखवाते हैं। उसमें लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, इस मामले में, क्योंकि इसी को स्पष्ट करना है आपको, केशवानंद भारती को लिखो, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, पहला पॉइंट, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने फैसले की समीक्षा करके चौबीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 24वें ठीक है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। दूसरा पॉइंट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। लेकिन ऐसा करने समय मतलब संशोधन करने समय संविधान की मूल संरचना
को बनाए रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, लाइन चेंज करो, लिखो संविधान की मूल संरचना को बनाए रखा जाना आवश्यक है। लाइन चेंज करके लिखो, अतः कहा जा सकता है कि इस फैसले के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं हुआ है, मूल संरचना का उल्लंघन नहीं हुआ है। न्यायपालिका इन संशोधनों की न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका इन संशोधनों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। क्लियर, समझ में आया? तो केशवानंद भारती में जो है ऑटोमेटिक है। इस केस में जो है मूल संरचना का सिद्धांत आया और मूल संरचना का सिद्धांत के तहत जो है न्यायिक समीक्षा का भी जो है पावर न्यायपालिका को दिया गया। मतलब इसमें दोनों को है, विधायिका को भी पावर दे दिया गया कि आप संविधान में कहीं भी संशोधन कर लो, और न्यायपालिका भी अपने पास पावर रख ली न्यायिक समीक्षा का। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, दो चीज सेटअप हो गया ना। एक तो जो है अमेंडमेंट जो है कहीं भी कर सकती है विधायिका, है ना। लेजिस्लेचर जो है कहीं भी जो है अमेंडमेंट कर सकती है। और दूसरा जो है जुडिशियल जो है रिव्यू जो है न्यायपालिका जो है कर सकती है। तो दोनों का पास पावर, इसके पास संशोधन करने का, इसके पास चेक करने का, दोनों अपना अपना पावर लेके बैठ गए। ठीक है, अब न्यायपालिका इसी जुडिशियल रिव्यू कारण बहुत सारे जो है संशोधनों को चेक करती है, रद्द भी करती है, उसको अवैध भी करती है। जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग रद्द कर दिया गया है ना, तो कई जो है संशोधनों को रद्द भी कर देती है। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया। अभी 1 2 4 केस और हैं, उसको भी करो। अब चलो, यहाँ तक तो ठीक था, है ना, यहाँ तक तो ठीक था।
अब यहाँ के बाद जो है समस्या स्टार्ट हुई। अब इसके बाद जो है ओपन हो गया कि संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। अब सरकार जो है लेके आई एक संविधान संशोधन, ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आ गया। अब बोला जाता है कि जो है ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया गया, मतलब इतना ज़्यादा संविधान में संशोधन किया गया, बदलाव किया गया कि जो है बोला जाता है कि एक छोटा जो है संविधान ही बन गया, छोटा संविधान। 73 में जो है केशवानंद भारती का जो है डिसीजन आया और 76 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। पता था समीक्षा तो होगा, जुडिशल रिव्यू होगा। क्यों जुडिशल रिव्यू होगा? क्योंकि जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है 1973 में, बेसिक स्ट्रक्चर का जो है सिद्धांत जो है 1973 में दे दिया गया था। अब इसके तहत जो है न्यायिक समीक्षा तो हो सकता था, कहीं भी संविधान में संशोधन आप कर सकते हो, कर लो, लेकिन अगर जो है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा तो समीक्षा तो हो सकता था। तो 42वें संविधान संशोधन में इतना सारा अमेंडमेंट किया गया था संविधान के अलग अलग पार्ट में कि जो है समीक्षा तो होता ही, लेकिन इस संशोधन में एक क्लाउज जोड़ दिया गया था, एक जो है क्लाउज जोड़ा गया था कि 42वां संविधान संशोधन, जो ये संविधान संशोधन किया गया था, संविधान जो संशोधन हुआ था, इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। फिर जो है न्यायपालिका को फंसा दिया गया, बोला कि आप ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर है आप कर सकते हो, लेकिन 42वां संविधान संशोधन का समीक्षा नहीं कर सकते हो। मतलब ये संशोधन में डाल दिया गया, जैसे हम बोले थे ना कि पहला जो संशोधन आया था 1951 का, उसको भी न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, और यहाँ भी जो है 42वां संविधान संशोधन को भी न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। मतलब यहाँ पे जो न्यायपालिका का जो है, न्यायपालिका का जो जुडिशियल रिव्यू का जो है, रिव्यू का जो पावर था, इस पावर को ही क्या कर लिया गया, सीज कर लिया गया। मतलब 42वां में आप समीक्षा कर ही नहीं सकते हैं। फिर बवाल है ना, ये भी समय सरकार जो है इंदिरा गांधी के समय खूब बवाल चला है ना। ऐसे थोड़े जो है बोला जाता है कई मामलों में डिक्टेटरशिप भी नज़र आता है ना। तो इसलिए कि कड़ा फैसला ले लेती थी। बोला जाता था इंदिरा गांधी के बारे में बोला ही जाता था, जब पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी थी ना, पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी थी, तो बोला जाता था कि उस समय जो है लोग हंसता था इंदिरा गांधी के ऊपर। मतलब फर्स्ट टाइम कोई लेडी प्रधानमंत्री बनाया गया था, कोई लेडी प्रधानमंत्री बनाया गया था। और जो है कांग्रेस में तो और भी बहुत सारे कद्दावर नेता थे, और भी कद्दावर नेता थे, कामराज टाइप के लोग थे, है ना। एक से उसमें बहुत बोलते हैं ना कि पावरफुल नेता भी थे। लेकिन जो है इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो बोला जाता है कि फर्स्ट जो है वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोला जाता है कि जो है एशिया में भी पहला जो है प्रधानमंत्री जो बनने वाली पहली महिला थी। चीफ मिनिस्टर तो बने थे, है ना, सुचिता कृपलानी वगैरह बनी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने वाली पहली थी। तो लोग मजाक उड़ाता था कि मतलब कौन लेडी, उसमें मतलब महिलाओं को लेकर मानसिकता थोड़ा सा बहुत ब्रॉड नहीं था, बहुत कंजर्वेटिव था। मतलब महिलाओं को बस इतना ही माना जाता था कि घर में ही बंद रहे, घर से बाहर ना निकले। मतलब
मानसिकता बहुत कमज़ोर है, फैसले लेने वाली नहीं होती है ना, बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। और शुरुआत में इंदिरा गांधी के बारे में बोला जाता बहुत कम बोलती थी, इसलिए लोग उनको जो है गूंगी गुड़िया के नाम से मजाक उड़ाया जाता था कि इंदिरा गांधी जो है एक गूंगी गुड़िया को जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया, समझ में। तो एक गूंगी गुड़िया के रूप में जो है स्थापित कर दिया गया। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हुआ, साल भर के अंदर में ही जो है मालूम चला कि गूंगी गुड़िया जो है पानी पिलाना स्टार्ट कर दी सबको। 5 दिन में अंदर में ही गूंगी गुड़िया जो है पानी पिलाना स्टार्ट कर दी, और जो है ऐसे से जो है निर्णय लेने लगे जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जिसमें सबसे बड़ा निर्णय बोला जाता उनके समय में, जब 1971 में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, जब 1971 में युद्ध हुआ था तो उसमें पाकिस्तान तो 2 भाग में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 भाग में है, जो अभी बंगाल से कट के जो है, जो बांग्लादेश अभी है, वो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और जो उधर पंजाब से कट के जो है, जो लाहौर रावलपिंडी है, वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो 2 पाकिस्तान था, समझ में। तो 2 पाकिस्तान था, पूर्वी और पश्चिमी, तो दोनों साइड में जो है बाउंड्रीज लगता था भारत का, ठीक है। तो बोला जाता 1971 के आसपास में जो है वहाँ पे एक आज़ादी को लेकर जो है आंदोलन चल रहा था, है ना। जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 6th JPSC में, तो उसमें आया था बांग्लादेश की जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की भूमिका पे आया था क्वेश्चन, हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में। तो पहला जब उस समय आंदोलन चल रहा था, बोल रहा था कि मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहाँ पे आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो जब आंदोलन चल रहा था और वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए चल रहा था, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान था, दोनों का कल्चरल जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था। क्योंकि ये भले मुस्लिम जो है बंगाली थे, बांग्ला बोलने वाले थे, जो बंगाल को ही काट के पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बांटा गया था 1905 में। तो वो मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन वो बांग्ला बोलते थे, और यहाँ पे भी जो है हिंदू जो थे वो भी बांग्ला बोलते थे। तो कल्चरल जो है सेम था, सिर्फ रिलीजियस अलग था, समझ में। लेकिन जो वेस्टर्न जो पाकिस्तान था, उनका जो कल्चरल जो पार्ट था वो अलग था, क्योंकि वहाँ पे उर्दू वाला पार्ट चलता था, फारसी वाला पार्ट चलता था, और यहाँ पे जो है बांग्ला वाला भाषा था, सिंध वाला में सिंध भाषा चलता था, पख्तियान भाषा चलता था। तो यहाँ के लोग जो है उससे अलग मानते थे, इसलिए यहाँ पे ना विद्रोह करना, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। जब आंदोलन होना स्टार्ट हो गया तो जो सेना थी वहाँ पूर्वी जो पाकिस्तान में, वो सेना जो उस विद्रोह को दबाना स्टार्ट कर दी। तो दबाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मतलब जो है वो लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर दी, है ना। बहुत लोग जो है उसमें गोली के से शहीद हो गए, बहुत लोग मर गए। तो लोग जो है भागना स्टार्ट कर दिए, और उस समय जो है ओपन था बाउंड्रीज, जो असम, त्रिपुरा, है ना, बंगाल, इन सब का जो बाउंड्रीज था वो ओपन बाउंड्रीज होता था। तो लोग जो है जब मारना वहाँ पे जब सैनिक कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया गया, तो लोग जो है माइग्रेट करके भारत की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, समझ में। तो बोला जाता है कि जब माइग्रेट करके भारत की तरफ आना स्टार्ट किए, तो जो है भारत भी उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, कि जो माइग्रेट हो रहे थे उससे भारत का जो है प्रभावित हो रहा था। तो भारतीय जो है सेना को इंटरफेयर करने के लिए भेज दिया गया। तो भारतीय सेना के साथ जो इंटरफेयर हुआ, तो इंटरफेयर नहीं हुआ, वो युद्ध ही हो गया, जिसको बोलते हैं 1971 का युद्ध, ठीक है। तो बोला जाता है कि 7 दिन युद्ध चला था, 7 दिन पूर्वी पाकिस्तान में। 7 दिन के युद्ध में जो है जो पूर्वी पाकिस्तान का जो पार्ट था, वहाँ पे जो सेना थी, जो पाकिस्तानी सेना थी, तो लगभग माना जाता है कि 90,000 पाकिस्तानी सेना जो है सरेंडर कर दी, समझ में। मतलब 90,000 जो है पाकिस्तानी सेना सरेंडर कर दी थी, समझ में। और उन सेना को फिर बाद में छोड़ा गया था, क्योंकि जो है जेनेवा जो है संधि हुआ है, जो भी जो यूएनओ के सदस्य हैं उनका जेनेवा संधि हुआ है। तो जेनेवा संधि में कोई भी सेना को आप बंधक बनाते हैं तो उसको वापस लौटाना पड़ता है, ठीक है, उसको वापस लौटाना पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अभिनंदन को जो लौटाना पड़ा पाकिस्तान को, क्योंकि वो जेनेवा संधि से बंधा हुआ, अगर वो अपने ही लौटाते हैं तो फिर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है आपके ऊपर